आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और लगातार जहां इंडिया गठबंधन के लिए बुरी खबरें आ रही हैं बंगाल से, बिहार से, इस बीच एक अच्छी खबर भी है। वो अखिलेश यादव ये खबर दे रहे हैं। अभी अभी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके ये बताया है कि हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया है। अखिलेश यादव ने लिखा है, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। तो अखिलेश यादव का कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता आखिरकार हो गया है। 11 सीटें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ दी हैं। आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी को उन्होंने 7 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 11 सीटें दी हैं। आपको मालूम है लगातार कांग्रेस पार्टी की जो अलायंस की टीम है उसकी समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत चल रही थी। 3-4 राउंड की बैठक हो चुकी थी और माना जा रहा था कि इसमें 20 सीटों तक की डिमांड कांग्रेस पार्टी ने करी है और 11 सीटों पर अखिलेश यादव उनके साथ समझौता करने के लिए तैयार हो गए। 11 कौन सी सीटें हैं यह भी साफ नहीं हुआ है, लेकिन यूपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया है और इसकी पुष्टि खुद अखिलेश यादव इस जानकारी को शेयर करके कर रहे हैं। तो ये इंडिया गठबंधन के लिए एक राहत की बात होगी कि ममता बनर्जी बंगाल में साथ छोड़कर चली गई, बिहार में नीतीश कुमार जा रहे हैं, तो अब कम से कम सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में उनका एक गठबंधन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें अखिलेश यादव ने अपना पीडीए नहीं छोड़ा है, यानी इंडिया भी चलेगा और पीडीए भी चलेगा हमारा। 11 सीटों के साथ वो कांग्रेस पार्टी का साथ लेकर चुनाव में जाने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है देवेंद्र। निश्चित तौर पे सौरभ, और इन 11 सीटों की बात कर लें तो नाम भले ही उन्होंने नहीं दिया, लेकिन 4 से 5 सीटें हैं जो कि वहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की आती हैं। बाकी सारी सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश से उन्होंने दी हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो लिस्ट सौंपी थी वो लिस्ट तो बहुत बड़ी थी, लेकिन ये सारे नाम 11 सीटें जो फाइनल की गई है उन्हीं में से की गई है, क्योंकि सीटों को लेकर कोई बहुत ज़्यादा खींचतान नहीं थी। सीटों को चिन्हित करने के मामले में ये ज़रूर था कि कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये थी कि पहली लिस्ट जो सौंपी गई थी उसमें 28 था, फिर 20 पे आया मामला, फिर 18 पे आया, घटते फिर 11 पर आकर बातचीत बनी थी। समाजवादी पार्टी ने जो शुरुआत की थी वो 8 सीटों से कांग्रेस पार्टी के लिए शुरुआत की थी और 11 पे जाके अब सहमति बनी है। उसमें सीटों की बात कर लें तो रायबरेली समझा जा सकता है, महाराजगंज, इसके अलावा प्रतापगढ़, फैजाबाद, इस तरह की सीटें कांग्रेस पार्टी उस जोन से, और वेस्टर्न की 6-7 सीटें उस लिस्ट में हो सकती है। लेकिन जो अपने पोस्ट में अखिलेश यादव लिख रहे हैं सौहार्दपूर्ण, ये उतना सौहार्दपूर्ण भी नहीं था। कल तक अखिलेश यादव पटना के प्रकरण के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार बता रहे थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को सबको साथ लेकर चलना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी थी। हमारे साथ भी बातचीत में उन्होंने ये इस बात पर जोर दिया था कि गठबंधन में कितनी सीटें कौन लड़ेगा ये निर्भर इस बात पर करता है कि आप कितनी सीटें जीत सकते हैं। और इसीलिए हम पूछते हैं कांग्रेस से भी कि बताइए जो सीटें आप हमको बताएं उस पर आप लड़ाएंगे किसको, कितना वोट आपको मिलेगा। देखिए, दोनों गठबंधन में जब अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को 7 सीटें दी थी तब भी अखिलेश ने एक्स पर इसकी घोषणा की थी और अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से कांग्रेस को 11 सीटें दी है। अखिलेश यादव ने इसकी घोषणा की है। होना ये चाहिए था गठबंधन के अंदर कि कांग्रेस के नेता और अखिलेश यादव साथ में पत्रकार वार्ता करते और बताते कि उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन हो गया है और इन 11 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस भी उस पर सहमति देती। अभी कांग्रेस की इसमें प्रतिक्रिया नहीं है। अब कौन सी सीटें दी है, कांग्रेस उस पर सहमत है कि नहीं है, अभी कांग्रेस का उसके ऊपर बयान आने वाला होगा। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से 11 सीटें उनको दे दी और बता दिया होगा प्रदेश कमेटी को कि ये 11 सीटें मैं आपके दे रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक सीट या 2 सीट शायद मुझे अखिलेश यादव अपना दल कमेरावादी उसको भी देंगे जो अखिलेश के साथ गठबंधन के अंदर है। अनुप्रिया पटेल की जो मदर की पार्टी है, अखिलेश के विधायक भी वो 60 सीटें तकरीबन वो लड़ेंगे। मोटा मोटी अभी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस का इसमें रिएक्शन क्या था। लेकिन फिलहाल जब नीतीश कुमार जाने का लगभग तय हो गया, बंगाल में ममता बनर्जी ने जब कह दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ने की जा रही है, मायावती गठबंधन में नहीं है, तो कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। इस स्थिति में कांग्रेस अखिलेश से जो मिलेगा वही उसको अपने लिए पर्याप्त मानेगा। मुझे लग रहा है इसमें कोई बहुत ज्यादा विवाद होगा नहीं। 11 सीटों पर जो अखिलेश ने दिया कांग्रेस उसे स्वीकार करेगी और मुझे लगता है कांग्रेस इससे ज्यादा स्थिति भी नहीं है लड़ने की। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी राहत भी नहीं है इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि यूपी में मायावती आपके साथ है नहीं। लेकिन एक बड़ी राहत इसलिए भी है कि मायावती आपके साथ नहीं है। कल अखिलेश यादव अगर मायावती जैसी घोषणा कर देते कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम अकेले लड़ेंगे, जयंत चौधरी के साथ हमारा गठबंधन हो गया है, कांग्रेस अपनी व्यवस्था देगा, तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए और बड़ी चुनौती हो जाती। अखिलेश इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस को भी साथ लेकर। समीर जी कह रहा हूं कि अगर बंगाल के अंदर ममता और लेफ्ट और कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ नहीं जा रहे हैं, वो अलग है, तो वहां गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह गया। बिहार में नीतीश कुमार बाहर आ जाते हैं तो गठबंधन वहां पर टूट गया। लेकिन यूपी में यह कहना कि इससे बहुत कुछ ताकत मिल रही होगी अपोजिशन को, ये सही नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी अभी भी, मायावती अभी भी आपके साथ नहीं है। वैसे ही कोई ताकत के साथ लड़ेंगे आप बीजेपी को चुनौती दे पाए, ऐसा यूपी में दिख नहीं रहा। देखिए, मायावती मिलने के बाद भी ये चुनौती नहीं दे सकते थे। पिछली बार तो देखा था 2019 के अंदर अखिलेश यादव और मायावती मिलकर चुनाव लड़े थे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर पाए थे। हालांकि 10 सीटें कांग्रेस मायावती ने जीती थी और 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। उसके बाद 2 सीटें समाजवादी पार्टी रामपुर और आजमगढ़ हारी
ही चुकी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इस बात को जानती थी कि मायावती के जाने के बाद अब बहुत मुश्किल है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोकना। अब जब राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, तो मुझे लग रहा है अखिलेश को लग रहा होगा कि अब कम से कम कांग्रेस को साथ में लेकर लड़ा जाए और एक मैसेज दिया जाए। कांग्रेस का हालांकि कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, 2 से 2.5% का वोट बैंक है, फिर भी मुझे लगता है कि 11 आप कह रहे हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठापन के बाद अखिलेश यादव को कुछ जमीन ग्राउंड रियलिटी समझ में आ रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत मजबूत हो चुकी है। मोदी और योगी एक बहुत बड़ी ताकत है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर अखिलेश यादव कांग्रेस को साथ नहीं लेते, तब भी कांग्रेस अखिलेश यादव कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं करते और कांग्रेस को लेकर भी अखिलेश यादव कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती बनेंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। फिर भी ये लगता है कि अखिलेश यादव का ये होगा कि 2014 में उन्होंने 5 सीटें जीती थी, 2019 में भी उन्होंने 5 सीटें जीती थी, तो उन्हें कम से कम ये लग रहा होगा कि मैं साथ में लेकर कम से कम अपनी 5 सीटें जो मेरे पारिवारिक संसदीय सीटें, कम से कम वो सीटें मैं बचा लूं। देखिए, मुझे लगता है कि बीएसपी का साथ ना आना इस गठबंधन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर बीएसपी, एसपी और कांग्रेस एक साथ ये और साथ में ये अगर एक साथ जो है चुनाव लड़ते तो बड़ा आसान होता बीजेपी को चैलेंज करना। देखिए कॉम्बिनेशन क्या बनता है मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, साथ में जो मायावती के पिछड़ा वर्ग जो है, मतलब जो एससी कम्युनिटी का पूरा वोट जो है मायावती को जाता है। ये एक कॉम्बिनेशन बनता था जो कि लगभग 35-36% वोट जो बैंक है वो लेके आता था। इसमें साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो इनके साथी हैं उसके साथ अगर जो कॉम्बिनेशन बनता है उसमें जाट वोट इसमें ऐड करता है, तो एक बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें मैंने जैसे कहा 35-36% वोट जो है बड़े आराम से वोट शेयर जो है इनकी साइड झुकता है। अब क्योंकि मायावती बाहर है, मायावती ने पिछले चुनावों में हमने क्या देखा है, मायावती ने एक और जो नया प्रयोग करना शुरू किया था वो किया था मुस्लिम कैंडिडेट्स को खड़ा करना। ऐसे में जब मायावती इस बार भी मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़ा करेंगी तो वो जो कैंडिडेट्स हैं वो बाकायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट को काटेंगे और ये जो बात होगी ये बीजेपी के बहुत ज़्यादा फेवर में जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ है ये कोई खास फर्क डालने वाला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है वहां पे बीजेपी ने जो अब कवायद शुरू की है, प्रधानमंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरा बिगुल बजाया है चुनावों का और वहां पे 7 सीटें जो बीजेपी जो हारी थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि उस पर उसको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है और वो शायद एक एरिया है जहां पे ये कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत काम कांग्रेस के लिए हो सकता है कि एक किस्म की सांत्वना हो कि चलें दो बड़े सहयोगी हमें छोड़कर जा रहे हैं, चले गए हैं, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जाने वाले हैं, तो हमारा उत्तर प्रदेश में लेकिन लाज बच गई, हमारा समझौता हो गया। लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ग्राउंड पर उसका कोई बहुत प्रभाव पड़ेगा, सपा और कांग्रेस के साथ आने से बीजेपी को कोई ज्यादा फर्क पड़ता हुआ दिखाई देता नहीं है। फिर एक बार हम आइए बिहार की खबर पर हम लौटते हैं। नीतीश चंद्र हमारे साथी पटना से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, पहले वो बात कर रहे थे, उनकी बात भी अधूरी रह गई थी। तो बिहार में इस वक्त का अपडेट आप दे दीजिए जरा एक बार। नीतीश, आरजेडी के विधायकों की बैठक शुरू होने वाली थी, आप बता रहे थे हमको, और क्या लाइन जो है वो जेडीयू के नेता ले रहे हैं, आप जनता को क्या बताएंगे, क्यों हमने साथ छोड़ा लालू यादव का? देखिए, अभी तो आरजेडी की बैठक चल रही है। तेजस्वी यादव का जो सरकारी आवास है 5 देश रत्न मार्ग पर, वहां पर बैठक चल रही है। लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, तमाम विधायक, मंत्री, सांसद सभी यहां पर पहुंचे हुए हैं। सांसद तो कोई है नहीं उनका, लेकिन जो तमाम नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और उन लोगों के साथ बातचीत चल रही है। और तेजस्वी अपने विधायकों को ये बता रहे हैं कि हमें अब आगे क्या करना है। लालू परिवार के एक करीबी सूत्र से मेरी बात हुई थी, उनका कहना था कि तेजस्वी अभी इंतजार करना चाहते हैं। इंतजार मतलब राजनीति में इस बात का इंतजार कि उनके पास अभी वक्त बहुत ज़्यादा है, वो तोड़फोड़ की अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार बार बार पाला बदल रहे हैं, इस बात को बिहार की जनता देखे और इसके आधार पर वो आगे फिर जनता के बीच जाएंगे। यानी वो बिहार में एक तरह से इसके बाद एक अभियान चलाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे और इस आधार पर अपनी बातों को रखेंगे। रही बात जेडीयू की तरफ से, एक सेकंड, यही बात नीतीश आपने कही, इसी को थोड़ा सा और समझना चाहिए दर्शकों के लिए। आप कह रहे हैं कि आरजेडी में तेजस्वी यादव, खासतौर पर लालू यादव, उनका कोई मन नहीं है कि कोई तोड़फोड़ की जाए, जेडीयू के विधायकों को अपने साथ लाने की कोशिश की जाए और सरकार बचाने के प्रयास हो। वो चाहते हैं कि अगर नीतीश फिर एक बार, वो तो जनता को बताएंगे धोखा देकर जा रहे हैं, तो जनता ही उनको इसका सिला दे।
जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, चूंकि तोड़फोड़ वो ना चाह रहे हो, क्या ये भी आप कह सकते हैं कि ये संभव नहीं है, चूंकि कोई भी विधायक अपनी सदस्यता गंवाने का खतरा नहीं उठा सकता। दूसरी बात है कि कोई विधायक तभी ये कदम उठाएगा जब उसको इसकी संभावना दिखे कि ऐसा कुछ हो रहा है, और ऐसा जब कुछ होना बहुत मुश्किल है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह का रिस्क लेना कोई विधायक नहीं चाहेगा। ये मैंने आपसे तो इसलिए पूछा क्योंकि ये बहुत जगह ऐसी परिस्थिति- खबर दर्शक देख रहे होंगे कि सांसद का चुनाव लड़ाने के लिए सांसद का टिकट देने की पेशकश आरजेडी की तरफ से की जा रही है जेडीयू के विधायकों को। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह के ऑफर की बात आई है, लेकिन अंतिम रूप से उसमें कामयाबी मिली कि नहीं मिली ये अभी स्पष्ट नहीं है। विधानसभा जो विधायक होते हैं, जाहिर है सांसद बनना चाहते हैं, इसलिए आप ऐसे किसी भी विधायक को कहेंगे तो वो तैयार हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी जो है संख्या ज़्यादा चाहिए। यदि आप इस्तीफा दिलवा रहे हैं तो उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब सीटें कम होंगी, इस्तीफा देंगे तो जो बहुमत के लिए आंकड़ा है वो घटेगा। तो उस स्थिति में भी जो कई विधायकों का इस्तीफा दिलवाना होगा, अब ऐसे में वो विधायक भी तैयार होगा इस बात के लिए, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो अभी स्थितियां हैं, हालात हैं, उसमें कोई भी विधायक इस तरह का खतरा लेना नहीं चाहेगा। और सबकी कोशिश यही होगी कि जो सामने दिख रहा है, जो होता हुआ दिख रहा है, जिसकी संभावना अधिक है, उसके साथ जुड़ा जाए। अभी आप जब बता रहे हैं बैठक चल रही है आरजेडी के विधायकों की तेजस्वी यादव के साथ, तस्वीरें वहां की आ रही हैं नीतीश, और इसमें दिख रहा है कि फोन उनका बाहर जमा करा दिया जा रहा है। जो बाहर संतरी है वो उनका फोन ले ले रहा है, मतलब भरोसा किसी पर नहीं कर सकते इस वक्त। बिल्कुल, जो भी यहाँ से जा रहे हैं उनका फ़ोन बाहर रख लिया जा रहा है, और जाहिर है जो अंदर तेजस्वी लोगों से कह रहे हैं उसकी तस्वीरें, उसका वीडियो कहीं बाहर ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए ये सावधानी बरती जा रही है। और इससे पहले भी दूसरी बैठकों में इस तरह से हमने देखा है, तो निश्चित रूप से तेजस्वी चाह रहे होंगे कि जो अंदर उनकी रणनीति है वो बाहर ना आए। लेकिन जो लालू परिवार के करीबी सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई बड़ी पहल, कोई तोड़फोड़ की बहुत कोशिश, और वो जानते हुए भी कि जब ये कोशिश जो है बहुत आसान नहीं होने वाली है, तो ऐसा कोई संदेश वो देना नहीं चाहते हैं कि हम इस तरह की किसी कोशिश में शामिल हैं। तो अब उनको इंतजार है इस बात का कि नीतीश कुमार आखिर कहते क्या हैं। पिछली बार तो हमने ये भ्रष्टाचार का आरोप उन्होंने लगाया था जब उनके घर पर छापेमारी हुई थी, उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि आप बिंदुवार बताएं कि ऐसे कौन सी बातें हैं, और चूंकि कोई जवाब नहीं आया तो इसलिए हमने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन इस बार नीतीश कुमार क्या कहेंगे, इसका इंतजार आरजेडी के नेताओं को भी है। कई नेताओं ने मुझसे कहा कि इनके पास ऐसा कोई कहने का मौका नहीं होगा, लेकिन जेडीयू के नेता बता रहे हैं कि सिर्फ आरजेडी वजह नहीं है उनका साथ छोड़ने की, उससे बड़ी वजह कांग्रेस भी है। चूंकि कांग्रेस का जो रवैया रहा है इंडिया गठबंधन को लेकर और उनका जो व्यवहार रहा है वो एक बड़ी वजह है, और घटक दल के इंडिया गठबंधन के जो दूसरे दल हैं उनका जो व्यवहार है, खासतौर से ममता बनर्जी का जो रवैया रहा, उन सब वजहों से भी वो साथ छोड़ रहे हैं। रही बात आरजेडी की, तो जरूर ये कहा जाएगा जेडीयू की तरफ से कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, और ये कोशिश की जा रही थी कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए, और इस तरह के आरोप आने शुरू भी हो गए हैं। बीजेपी के विधायक तो कह ही रही हैं, अब जेडीयू के विधायक भी ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोशिश हो रही थी। तो जरूर नीतीश कुमार को कुछ ना कुछ तो कहना ही होगा, आखिर बिहार की जनता को ये बताना तो होगा कि आखिर आप नीतीश कुमार ये सवाल यही है, ऐसा नहीं है वैसे कि नीतीश कुमार के लिए कोई बहुत मुश्किल काम है कि उनको कोई वजह बतानी होगी। जो भी वो वजह, असली वजह ना बताना चाहे तो कुछ और वजह बता देंगे। लेकिन सवाल यह है कि उनको ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि नीतीश कुमार जनता को बताते क्या हैं। भाई एक नेता आखिरकार जिनके मत से चुन करके आ रहा है, उनको कितनी गंभीरता से लेता है ये पता चलेगा हमको जब नीतीश कुमार अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट देते हैं।